Good morning, friends. Chalo, let us begin with the part of tax laws, income tax laws. So, शुरुआत करते हैं. आपने बनाने से पहले डिवीजन हमने बना दिया गया. So, पेपर 4 टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस का जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसका 50 मार्क्स जैसे कि हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए और 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेस के लिए हैं. ठीक है. सो उसी का शुरुआत करेंगे. अब पहले तो आपको बता दें कि ब्रेकअप क्या था मार्क्स का. ठीक है. कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स हैं. ठीक है. उसमें से डायरेक्ट टैक्स का ब्रेकअप 50 मार्क्स का है. डायरेक्ट टैक्स में केवल हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे फॉर 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में 50 मार्क्स पढ़ चुके हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस के 50 मार्क्स का पार्ट अपना कवर हो चुका है. ठीक है. जीएसटी और कस्टम्स. ठीक है. सो आप जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने जा रहे हैं उसके 50 मार्क के 50 एमसीक्यूज आएंगे विद नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. सो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि आप उन्हीं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट है. एमसीक्यू के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं. तो जिन एमसीक्यूज के ऊपर आप श्योर हो, वही श्योर हो, तो नहीं श्योर नहीं हो आप आगे जिन एमसीक्यूज के ऊपर आप श्योर हो वही एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिएगा. ठीक है. जिन पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट मत कीजिए. ओके. सो एमसीक्यू के पेपर्स में मार्क्स प्राप्त करना जितना आसान है उतना गंवाना भी आसान है. ठीक है. सो 4 एमसीक्यूज के पीछे, 4 गलत आंसर्स के पीछे 1 मार्क कटने वाला है. ठीक है. सो वैसे देखा जाए तो 4 गलत आंसर्स के उसके 4 मार्क्स हो गए प्लस 1 मार्क भी जा रहा है. ठीक है. सो तो नेगेटिव मार्किंग भले ही 1 मार्क्स का हो लेकिन हम गंवाते हैं उससे ज्यादा है. ओके. चलो. सो इसके लिए ऐसा मत कीजिए, अच्छे से पढ़ना. इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स का वॉल्यूम 1 है. ठीक है. जो आपने ले चुका है, शायद नहीं लिया होगा तो ले लीजिए. वॉल्यूम 2 आपके पास ऑलरेडी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एमसीक्यू की बुक और चार्ट बुक. ठीक है. ये इतनी वॉल्यूम्स आपको टैक्स पे मिल चुकी होगी. अब शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डिस्कशन से. ठीक है. इनकम टैक्स की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन हो जाए. व्हाट डू मीन बाय टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है जानते हैं आप सब लोग? बताते जाइए. टैक्स क्या है? फीस है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है. किन से? हमसे कलेक्ट करता है. क्यों कलेक्ट करता है? कोई जरूरत है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की? यस. क्या जरूरत है? गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारे खर्चा करते हैं, बहुत नंबर ऑफ एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस है दुनिया भर में. सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार खर्चा करती होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. तो इतने सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आप लोग देते हो बाय वे ऑफ टैक्सेस. अब इंडिया में टैक्स कलेक्शन सबसे हाईएस्ट क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि यस, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन. ठीक है. यस, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री. तो दोनों वजह से, ये दोनों फैक्टर्स बहुत, अब कोरोना वायरस की बदौलत शायद हो सकता है इंडिया चाइना को ओवरटेक कर दे. अब सो चाइना में ही फैला है सबसे ज्यादा कोरोना वायरस. तो इसकी वजह से हो सकता है अगर कंट्रोल नहीं होता तो, इफ इन केस कंट्रोल कर लेंगे इसको, लेकिन कंट्रोल नहीं होता तो इंडिया जरूर ओवरटेक कर लेगा. और नहीं भी अगर कोरोना वायरस कुछ करता है तो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन जरूर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के काम आएगा. क्यों अभिनंदन? सो अब तो अरे खुश हो रहे हो अभिनंदन? हिंदुस्तान में आप जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? ओके. आपको थोड़ा इतिहास भी बता रहे कि जब इंडिया नाम का जो, अभी इंडिया का जो एरिया है, उसके पहले इंडिया में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ या लोग जहां पे रहना शुरू हुए वो था उत्तर प्रदेश का स्टेट. ठीक है. अगर पूरा पॉपुलेशन ट्रेस करते आप फ्रॉम बंदर टू ह्यूमन बींग्स, तो इंडिया में सबसे पहला जो ओरिजिन हुआ है लोगों का रहने का वो उत्तर प्रदेश से. ठीक है. इसके पीछे देयर आर मेनी ज्योग्राफिकल रीजंस जो हम नेक्स्ट में डिस्कस नहीं करेंगे. इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है हिंदुस्तान में. ठीक है, कोई बात नहीं. तो मित्रों अब आते हैं अपनी टैक्स की ओर. तो टैक्स में अब ये तो टैक्स का कलेक्शन कितनी, यानी गवर्नमेंट जो भी हमारा टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, वो टैक्स
आपके ऊपर कैसे खर्चा किया जाता है, ठीक है, उसका एक ब्रेकअप दिया है। वो ब्रेकअप अभी नहीं, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो ब्रेकअप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए ये रिलेवेंट है कि हिंदुस्तान की सरकार टैक्सेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करती है। सबसे ज्यादा अपने टैक्सेस कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन सी चीजों के लिए लगते हैं। पहले तो अपना यस नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, देन इरिगेशन। आपके तक जो पानी पहुंचाया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा डैम्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, देन स्टोरेज बनाना पड़ता है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है आने वाले समय में, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को बजट में से भारी अमाउंट साइड में सेट असाइड करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट अलग अलग एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ठीक है। सो उसके लिए जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस हिंदुस्तान में चलते हैं, मैक्सिमम स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके लिए खर्चा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना रिसर्च, इसरो, देन हॉस्पिटल, हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है हिंदुस्तान में, ओके, इन सब के लिए गवर्नमेंट को भारी खर्चा आता है। और ये खर्चा गवर्नमेंट रिकवर करने की कोशिश करता है बाय कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम यू। आप इसे टैक्सेस लिए जाते हैं, ठीक है। सो टैक्सेस में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्सेस। मित्रों, अब डायरेक्ट टैक्सेस में देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे? दो। पहला इनकम टैक्स और दूसरा वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स क्या है ना, अभी जो हम शुरू करने वाले वो इनकम टैक्स ही शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले व्हाट इज इनकम टैक्स, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, और सर वेल्थ टैक्स का क्या हुआ, वो नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या हो चुका है, अबॉलिश, ठीक है, उसके बारे में लेकिन हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली इनकम टैक्स क्या होता है? तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। इनकम के ऊपर लगाया गया जो टैक्स है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब इनकम यानी व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम। आप समझो सीएस बनने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद आप इनकम कमाओगे, तो व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू व्हिच यू विल अर्न योर इनकम। एक तो जॉब करोगे तो कौन सा इनकम आएगा, सैलरी। जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा इनकम आएगा, बिजनेस इनकम आएगा, यानी प्रोफेशनल इनकम आएगा आपका, ओके। इसके अलावा भी और कोई सोर्सेस ऑफ इनकम है क्या आपके? यस, आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, ठीक है, एसेट्स खरीदोगे, खरीद के एसेट्स बेचोगे, एसेट्स बेच के जो गेन होगा वो कौन सा गेन होगा, कैपिटल गेन कहते हैं टैक्स की भाषा में, उसको क्या कहते हैं, एसेट बेच के कमाए हुए गेन को कैपिटल गेन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, एफडी करोगे, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आएगा, उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम। सिमिलरली अगर आप प्रॉपर्टीज खरीद के रखे हो और वो रेंट पे देते हो और रेंटल इनकम कमाते हो तो उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस। तो मित्रों, अंडर इनकम टैक्स ध्यान देके सुनिएगा, अंडर इनकम टैक्स देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी आपके इनकम को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। आपकी इनकम को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, 5, ठीक है। पहली कैटेगरी, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन्स, और ये छोड़ के बाकी सारी इनकम उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे 5 हेड्स ऑफ इनकम कहे गए। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो बस ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है, इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है आज, ठीक है। सो ये अलग अलग आपके सोर्सेस ऑफ इनकम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये इनकम जो आप कमाते हो, ये इनकम के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स। आपकी जो भी इनकम है, ये इनकम के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स, टू होम, टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इस टैक्स को कहा गया है इनकम टैक्स। इस टैक्स को क्या कहा गया है? तो इनकम टैक्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हाउ विल यू डिफाइन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को अगर डिफाइन करोगे, डेफिनेशन पूछेंगे हम आपको इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल डेफिनेशन है, 2 वर्ड का डेफिनेशन, इट इज अ टैक्स ऑन, कमाओगे इनकम तो भरोगे, बस दैट्स इट, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस देश की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। ये लोग कहते हैं 120 130, लेकिन 140 के ऊपर जा चुकी होगी आराम से, ठीक है। अकाउंटेड अनअकाउंटेड सब मिला के 140 के ऊपर है, ओके। 140 करोड़ के ऊपर कितने लोग टैक्स भरते होंगे? ओके, टैक्स तो दूर की बात, पहले तो कितने लोग इनकम कमाते होंगे? जैसे आप लोग इनकम कमा रहे हो क्या एट प्रेजेंट? उड़ा रहे हो, यस, लेकिन कमा, हाँ, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन कितनी है हिंदुस्तान में
जो इनकम नहीं कमाती, 140 करोड़ में से कितनी पॉपुलेशन जो इनकम नहीं कमाती या इनकम कमाती है लेकिन बहुत कम, ठीक है, कितना प्रतिशत? एग्जैक्टली भाई साहब, 95% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट पे इनकम टैक्स इन इंडिया, 95%, ठीक है, समझ रहे हो? यानी सर 95% यानी कम से कम 125 से 130 करोड़ तक की पॉपुलेशन जो है वो इनकम टैक्स भरती है। चलो करेक्ट स्टैटिस्टिक्स बताना है तो पिछले साल 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे थे। कितने लोगों ने? 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। अब इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करेगा भाई? जिसकी इनकम है। इसका मतलब जिसकी इनकम नहीं है या जिसकी इनकम बहुत ही कम है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो सोच लो कि हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से बस इतनी सी पॉपुलेशन जो है 5-6% पॉपुलेशन जो है वो इनकम टैक्स पे करती है। लेकिन आप जानते हो ये 6% लोगों ने इनकम टैक्स भरने की, सिर्फ 6% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन उससे भी जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का जो होता है वो लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस में होता है, लैक्स ऑफ करोड़। तो सोच लो अगर हिंदुस्तान के सारी पॉपुलेशन ने, मैक्सिमम पॉपुलेशन ने ऑनेस्टली अगर इनकम टैक्स भरना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट को कितना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन होगा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर इनकम टैक्स भरना अच्छी बात होती है, बिल्कुल अच्छी बात होती है, लेकिन हिंदुस्तान में बस एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है, लोग जो भी टैक्स पे करते हैं उसका सही इस्तेमाल सरकार करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब सरकार गलत हो रही है या सरकार के लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब हमने टैक्स पे करना नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा टैक्स अच्छी चीजों के लिए भी यूज होता है। चलो सो मित्रों, अब ये इनकम टैक्स तो समझ में आ गया। अब वेल्थ टैक्स क्या है ये समझ लेते हैं। ये भाई साहब को आप लोग जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। ओके सो अब इनके पास क्या नहीं है? इनके पास तो सब कुछ है। इनके पास गाड़ी है, गाड़ी क्यों? इनके पास तो जेट है, इनके पास अंटीला भी है। ओके, इनके पास, हाँ, इनके बिल्डिंग का नाम जो भी है, उसके बाद ज्वेलरी है, गोल्ड है, जो भी है, बहुत सारी एसेट्स है। तो मित्रों पहले इन एसेट्स पे, किस पे देवी जी? इन एसेट्स पे। एसेट्स को वेल्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये वेल्थ के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स एंड दैट टैक्स वाज नोन एज वेल्थ टैक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स? इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, तो इनकम आप हर साल कमाते हो या एक ही साल में कमाते हो? इनकम तो हर साल, जैसे आप जॉब लग गई, सैलरी कमाओगे, हर साल कमाओगे, लेकिन वेल्थ यानी एसेट्स आप हर साल बनाओगे क्या? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे इन भाई साहब जैसे लोग हर साल एसेट बनाते हैं, लेकिन अपन जैसे आम लोग, देखिए, वो 10 साल में एक एसेट खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। जैसे हम हर साल फ्लैट खरीद सकते हैं क्या? नहीं। एक फ्लैट खरीदेंगे तो 2-3 करोड़ रुपया चले जाते हैं। ठीक है, सो 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हो तो 10 साल तक खत्म, कुछ कर ही नहीं सकते फिर। ठीक है, सो वेल्थ यानी एसेट्स आपकी रिकरिंग बेसिस पे नहीं बनती, कभी कभार बनती है। ठीक है, सो ये एसेट्स के वैल्यू के ऊपर जो टैक्स था दैट वाज वेल्थ टैक्स। लेकिन बहुत कम लोग हिंदुस्तान में वेल्थ टैक्स भरते थे। बहुत कम लोग हिंदुस्तान में वेल्थ टैक्स क्यों भरते थे? क्योंकि वेल्थ कोई सही डिक्लेयर करता ही नहीं। रादर अपने घर वालों के पास कितनी एसेट्स है ये अपने को ही पता नहीं होती, तो सरकार को कब पता चले? समझ रहे? आप जिस घर में रहते हो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से किसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है पता चलता है। ओके, आपके पेरेंट्स आपको डिस्क्लोज करते कितनी प्रॉपर्टी है? इतने बेवकूफ नहीं है वो। ठीक है, आपके ऊपर भरोसा रखने की गलती जरूर नहीं करेंगे। अरे सर ऐसे क्या बोल रहे हो? पूरा भरोसा है, सब कुछ डिस्क्लोज किया है, पता चल जाएगा बाद में। ओके सो ओके, अब इसलिए सरकार ने परेशान होकर वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया, और जिस ईयर में वेल्थ टैक्स अबॉलिश किया उस ईयर में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाए। किसके रेट्स बढ़ाए? इनकम टैक्स। ठीक है, सो अब डायरेक्ट टैक्सेस में केवल 2 ही टैक्सेस, जो 2 टैक्सेस थे उसमें से एक ही टैक्स बाकी है। कौन सा? इनकम टैक्स। एक तो अबॉलिश हो गया। सर इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? व्हाई इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स दे वर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस? यस, क्योंकि ठीक है, आप जब इनकम कमाओगे तो आप आपकी इनकम के ऊपर का टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। इसमें कोई इंटरमीडिएट रहने वाला, जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्स जब पढ़े तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था कि जनरली इनडायरेक्ट टैक्स कौन किससे कलेक्ट करता है, जैसे जीएसटी का डिस्कशन किया था। ठीक है, जब भी सेलर गुड्स सेल करेगा तो सिर्फ प्राइस कलेक्ट करेगा या प्राइस के साथ टैक्स भी कलेक्ट करेगा? तो सेलर गुड्स सेल करते वक्त प्राइस प्लस टैक्स दोनों कलेक्ट करके किसको पे करेगा? Okay, so buyer will pay price plus tax to the seller
सेलर इसमें से टैक्स निकाल के किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द बायर टू द गवर्नमेंट थ्रू सम इंटरमीडिएरी, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉकेट में जाते हैं, किसी के थ्रू जाते हैं, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, चलो इसका डिस्कशन तो बहुत सारा हो चुका है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अब जो बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है। तो डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स पढ़ना है हमें, कौन सा टैक्स पढ़ना है? इनकम टैक्स। तो एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस जो हम डायरेक्ट टैक्सेस के वक्त भी आपको बता चुके थे, यहाँ पे भी बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस में दो टैक्सेस थे, एक वेल्थ टैक्स और एक इनकम टैक्स। उसमें से कौन सा टैक्स अबॉलिश हो चुका है मित्रों? ये वेल्थ टैक्स जो है अबॉलिश हो चुका है, सिर्फ क्या बाकी है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब किस में मर्ज हो गए? जीएसटी में। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो ही टैक्सेस बाकी है, एक है जीएसटी और दूसरा है, चलो सो आइए करते हैं शुरुआत। किससे करें शुरुआत? इनकम टैक्स। सो लेट अस बिगिन विद इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको बता दें मित्रों, इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस होती है। इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस होती है, वो चेंजेस होती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? सर ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है वो मैं बता दूंगा, आगे आने वाला है डिस्कशन में। ठीक है, बस आपको ये बता रहा हूं कि नीचे जो लिखा है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019, इसके बारे में बता दो मित्रों। जो लोग जून 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं और दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट 2019 की है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2019 के प्रावधान हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे फाइनेंस एक्ट 2018 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो? फाइनेंस एक्ट 2019। याद रखना, एक फाइनेंस एक्ट केवल दो अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगी, जून और दिसंबर। जो लोग दिसंबर में एग्जामिनेशन देंगे कोशिश कीजिए दिसंबर में ही क्लियर करने की। ठीक है, क्यों? अगर आगे जाते हो आप, चलिए नेक्स्ट ईयर में 2021 में, तो आपका फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा, आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी बता दिया। बहुत अहम चीजें जो आपको याद रखनी है, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019। चलो अब ये इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, टैक्स के कुछ टर्म्स जो है। ठीक है, सो पहले टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये जो भी बेसिक्स पढ़ने वाले हैं वो आगे हर एक आने वाले टॉपिक में काम की चीज है। अगर ये टॉपिक आपका मिस हो गया तो हर एक टॉपिक में आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इस टॉपिक को पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, ठीक है, हर एक लेक्चर आपको अटेंड भी करना है और हर एक लेक्चर आपको ठीक से समझ के भी लेना है। If you have any queries, immediately ask them. ठीक है, आपकी किसी और की हो सकती है क्वेरी, तो बिल्कुल पूछ लीजिए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं, पहले शुरुआत। चलो सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हम उसके ओरिजिन से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? यानी वो एक्ट आया कहां से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक्ट बना कैसे। तो पहले क्या पढ़ने वाले हम? एक्ट आया कहां से। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमेशा जिक्र करता हूं, इसके पीछे वजह तो आपको पता ही होगी कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुछ भी कर सकते हैं हम। वाह भाई, सब क्या करना चाहते हो आप ना? ओके, सो डेमोक्रेसी का मतलब बढ़िया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सब फ्री है। okay, चलो, सो डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों ने बताया था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे नियम कानून, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन जो भी बनाओगे, कोई एक राजा, एक रूरल, एक किंग कोई बना सकता है कानून हमारे लिए, या हम खुद बनाते हैं? हम हमारे कानून खुद बनाएंगे, खुद फॉलो करेंगे। फॉलो नहीं करते तो पनिश करने का भी अधिकार हमारे पास है। सो मित्रों, यहाँ पे जो भी बनाया गया है, जो भी कानून बनाए गए, लोगों ने बनाए हैं, लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो सर लोगों को ये कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कपल ऑफ इयर्स में हमारा संविधान बनाया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, श्री श्री अम्बेडकर जी ने
अरे भूटान वाली देवी गलत जवाब दिया आपने। ओके सो हाँ, इसलिए तो अंबेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सब लोग जानते हो कि अलग अलग देशों के ठीक है लॉ से बनाया गया, ये सबसे बड़ा लॉ है। तो यस, तो और बहुत अच्छी अच्छी प्रावधान उसमें ली है। तो उसमें से कुछ प्रावधान हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते वक्त आपको बताई थी, ठीक है, जिसका यहाँ पे अभी रिविजन हो सकता है। जिनका मिस हुआ था दे कैन कैच दिस अप इन दिस डिस्कशन, ध्यान देके सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग आर्टिकल्स है, जैसे आपके एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग आर्टिकल्स है। उसमें से सबसे पहला आर्टिकल जो टैक्स के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, वो है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ये कहता है कि इस देश के लोगों से सरकार वही टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन की गई है। इन शॉर्ट, जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं की, जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं की, वो आपसे कलेक्ट करने का अधिकार इस देश की सरकार के पास नहीं होगा। यानी जैसे मोदी जी आपसे वही टैक्सेस मांग सकते हैं, या कोई भी टैक्स अगर मोदी जी को आपसे मांगना है तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखना पड़ेगा ये टैक्स वहां पे मेंशन किया है। अगर मेंशन किया है तो ही मोदी जी आपसे वो कलेक्ट कर सकते हैं, मेंशन नहीं किया तो आपसे कलेक्ट करने का अधिकार वो नहीं रखते। ऐसे बताने का काम किस आर्टिकल ने किया है, तो 65। ठीक है, सो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, which article of the Constitution of India states that only those taxes are to be collected which find the mention in Constitution of India? So that article is Article 265. ठीक है, so देखो क्या लिखा है, collect only those taxes which are mentioned in the Constitution of India. Next article जो taxes के बारे में बात करता है वो है Article 245. कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 265 क्या कहता है बताओ जरा, वही टैक्सेस कलेक्ट किए जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वो टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल है 245। कौन सा आर्टिकल है, 245। सर आर्टिकल 245 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 245 बहुत सिंपल चीज कहता है, ये देश बहुत बड़ा है, जैसे कि आपने कहा इंडिया एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, सही है, 7th लार्जेस्ट नेशन है। तो इतने बड़े देश को एक सिंगल गवर्नमेंट को चलाना पॉसिबल, एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चला सकती है क्या, नहीं। इतने सारे लोग इतने सारे रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतने सारे रिलीजन है, ठीक है, ट्रेडिशंस है जो हिंदुस्तान में फॉलो होते हैं, हर एक रिलीजन अलग अलग है, ट्रेडिशन अलग अलग है, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है एक सिंगल गवर्नमेंट को पूरा देश चलाने का अधिकार दिया तो। इसलिए ठीक है, हमारे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट्स को 3 टायर सिस्टम में बांट दिया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का ख्याल रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट बस स्टेट्स का ख्याल रखेगी, लोकल अथॉरिटीज लोकल एरिया का ख्याल रखेगी। तो 3 गवर्नमेंट 3 सरकारें जब हिंदुस्तान में फॉर्म हुई है तो हर एक सरकार को ठीक है टू फर्दर फंक्शनिंग दे नीड टू इनकर एक्सपेंडिचर, हर एक सरकार के फंक्शनिंग के लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा, और ये खर्चा करने के लिए उनके पास टैक्स आना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 245 कहता है कि इस देश में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट, यानी कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो टैक्सेस का भी बंटवारा किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। आई होप यू गॉट इट। ये बंटवारा करने का काम किस आर्टिकल ने किया है, संविधान के आर्टिकल 245। ठीक सर, 2 आर्टिकल बताया आपने, पहला कौन सा बताया सर, 265। सर 265 क्या कहता है सर, ठीक है, कलेक्ट ओनली दोस टैक्सेस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 245 क्या कहता है सर, सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट। सर लेकिन कौन से टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ब्रेकअप बंटवारा किस आर्टिकल में हुआ है, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ने यह बताने का काम किया है कि कौन सा टैक्स कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी। ठीक है, ध्यान देकर सुनना। ठीक है, कितने लिस्ट है मित्रों आर्टिकल 246 में, 3 लिस्ट, इनके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में डिस्कस हुआ था, फिर से डायरेक्ट टैक्स में रिवाइज कर लेते हैं मित्रों। आर्टिकल 246 ने 3 लिस्ट बनाई, क्या बनाई, लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सो 3 लिस्ट बनाई। लिस्ट 1 को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को हम क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 को कॉन्करेंट। लिस्ट 1 में जो टैक्सेस मेंशन किए हैं जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं,
तो लिस्ट 1 में जो जो टैक्सेस मेंशन किए हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में जो जो टैक्सेस मेंशन किए हैं यस वो कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 में जो जो टैक्सेस मेंशन किए वो कलेक्ट करने का अधिकार सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। सो बताइए मुझे कस्टम्स किस लिस्ट में मेंशन किया था? कस्टम्स एक्ट किस लिस्ट में मेंशन किया था? यूनियन, भूलो मत, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। कस्टम्स एक्ट किस लिस्ट में मेंशन किया गया था? लिस्ट 1। कौन सी एंट्री नंबर 3? भूल गए, देख लो नोटबुक अपनी, पहले लिखा है स्टार्टिंग में आपने। ऐसे वाट लगाओगे आप लोग, याद रखना छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, ऐसा मत करना। इसलिए जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक दो मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। लिख के दिया है आपको, एंट्री नंबर 83 इज फॉर कस्टम्स एक्ट, ठीक है। एकदम जब कस्टम्स एक्ट लिखा है पहले ही पेज पे लिखा है कि कस्टम्स एक्ट के लिए एंट्री नंबर 83 है, भूलो मत, ठीक है। सो याद रखना कस्टम्स ड्यूटीज कलेक्टेड बाय, बहुत लोगों ने लिखा ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नसीब आपके साथ। ओके, सो अब एंट्री नंबर 83 वाज फ्रॉम लिस्ट 1। किस लिस्ट में थी वो एंट्री नंबर? लिस्ट 1, ठीक है। सो कस्टम्स ड्यूटी कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास था? चलो और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जीएसटी किस लिस्ट में मेंशन किया था? लिस्ट 1, 2 या 3 में? लिस्ट नंबर, ठीक है। सो जब मैंने जीएसटी बढ़ाया था तो उसके वक्त ये भी बताया था जीएसटी इज नीदर कवर्ड इन लिस्ट 1 नॉर इन लिस्ट 2 नॉर इन लिस्ट 3। जीएसटी के लिए एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 246A। हाँ, ठीक है। सो ये भूलो मत, इसलिए बोल रहा हूं हर एक एक्ट पढ़ते वक्त एकदम ध्यान देके सुनना। आपकी आधे से ज्यादा पढ़ाई क्लासेस में ही हो जाती है, जितना कंसंट्रेशन आपका क्लास में होगा ना उसी के बेसिस पे तय होता है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा मित्रों। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान देके सुनते रहिए मित्रों। सुनिएगा इनकम टैक्स के बारे में, सुन लो, ठीक है। अब इनकम टैक्स इज कवर्ड इन लिस्ट 1, ध्यान देके सुनना। इनकम टैक्स इज कवर्ड इन विच लिस्ट, यानी इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? फटाफट बताओ, इनकम टैक्स किस लिस्ट में कवर्ड है? लिस्ट 1। लिस्ट 1 को हम कौन सी लिस्ट कहते हैं मित्रों? यूनियन लिस्ट के टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास है? तो यूनियन लिस्ट में जो जो टैक्सेस दिए ना वो सारे कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैं एकदम छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो आपको किताब में नहीं मिलेगी लेकिन इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। सो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स ऑन इनकम इज कलेक्टेड बाय विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट है? पक्का? ओके। किस लिस्ट में इनकम टैक्स मेंशन किया गया है? लिस्ट 1। किस लिस्ट में मेंशन किया? आगे सुन लो, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 है। कौन सी है? आगे देखिए, आ गई यहाँ पे देखो, एंट्री नंबर 82। 83 इज फॉर कस्टम्स, 82 इज फॉर, ठीक है, ठीक, पहले समझ लो, आराम से समझ लो, लिखने के लिए समझ लेंगे मित्रों। एंट्री नंबर 82 ने ये कहा है इनकम टैक्स ऑन इनकम, ध्यान देकर सुना, इनकम टैक्स ऑन अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम टैक्स ऑन इनकम अदर देन, यानी इनकम के ऊपर का इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 में कवर किया। बस वो बोले कि एक इनकम को छोड़ के एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता, पक्का? एमसीक्यू वैसे पूछते हैं देखो अब इंस्टीट्यूट सीधी नहीं है, ठीक है, घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछेगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास है? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल अथॉरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बराबर? ए बी सी या डी? फटाफट बताने का, ठीक है। हाँ, ये देखो होता है, ये छोटी पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं वो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। क्या है हकीकत एग्रीकल्चर इनकम की? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया लिस्ट नंबर 2 में एंट्री नंबर 54 के तहत, ठीक है। वो एंट्री नंबर नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। लिस्ट 2 में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर का टैक्स ऐसे मेंशन किया,
टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, टैक्स ऑन विच इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे करके मेंशन किया है लिस्ट 2 में। इसका मतलब मित्रों एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स है, लेकिन वो कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। किस गवर्नमेंट के पास है? तो क्या सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हिंदुस्तान में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? यस, कौन कलेक्ट कर सकते हैं सर? लेकिन क्या सर इस देश में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने हिम्मत दिखाई है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने की? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हम तो कलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये अधिकार किसको दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कलेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहले हिंदुस्तान का जो मैंने बताया था, हिंदुस्तान का जब भी इतिहास बताता हूँ तो मैंने उसमें आपको बताया इंडियन इकोनॉमी वाज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कई सालों तक, ठीक है, और इंडिया बहुत पुअर कंट्री था तो गरीब देश था, सब लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी के फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट थे बहुत सालों तक, और फार्मिंग में बहुत सारा अनसर्टेनिटी था। इसकी वजह से इनिशियली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है? यस। क्या एग्रीकल्चर इनकम को चाहे तो टैक्स कर सकते हैं? यस, लेकिन टैक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करेगी वो चुनाव अगले कम से कम 20-30 साल तक जीत नहीं सकेगी, ठीक है। इसलिए कोई भी स्टेट की सरकार एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने की हिम्मत नहीं दिखा रही है, ठीक है। लेकिन कुछ फार्मर्स है जो सुपर रिच है, सुपर डुपर रिच फार्मर्स है, जिनके पास बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है, इनकी इनकम कहीं ना कहीं टैक्स करने की जरूरत है। क्योंकि इस देश के विकास के लिए अगर 4-5 लाख 6 लाख सैलरी कमाने वाला इंसान कंट्रीब्यूट करता है, तो 4-5 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम कमाने वाले फार्मर को कंट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, उनको टैक्स करना चाहिए। लेकिन किसी भी इस देश की किसी भी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ना किसी पॉलिटिशियन के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एग्रीकल्चर इनकम को टच करे, ठीक है। नहीं तो फिर CAA जैसे बहुत सारे आंदोलन हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय एक नॉर्मल आई माइसेल्फ आई एम ए फार्मर बट स्टिल आई एम सेइंग दिस थिंग्स, रीजन बीइंग देयर हैज टू बी इक्वलिटी। जब हम हिंदुस्तान में इक्वलिटी की बात करते हैं, तो अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय 5-6 लाख रुपए की सैलरी बना के भी टैक्स भर रहा है, तो कोई फार्मर 50-60 लाख रुपए अगर कमा लेता है तो उसने टैक्स भरना चाहिए। अगर आप बैंक अकाउंट खोल के देखेंगे बहुत सारे फार्मर्स के, उनके एफडीज की अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ऊपर होती है। अगर आप आपके एग्रीकल्चर इनकम से कुछ कमा नहीं रहे तो 1 करोड़ की एफडी कहां से बन रही है? 2-2 करोड़ की एफडीज कहां से बन रही है? इसका मतलब दूध बेच के तो इतनी कमाई होती नहीं है ना। बहुत सारे फार्मर्स अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो इतना पैसा तो उससे नहीं आता, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग से इनकम होती है, ठीक है। सारे फार्मर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सुपर डुपर रिच फार्मर्स है, कम से कम उनके ऊपर टैक्स के प्रावधान लाने चाहिए, ठीक है। शायद आप अगर आगे जाके हिंदुस्तान के PM बन जाते हो तो, ठीक है, नया आर्टिकल ला सकते हो, 246 के साइड में जगह खाली है। ओके, सो अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो बताइए इनकम टैक्स इज कवर्ड इन विच लिस्ट? लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82, यानी इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किस गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम अदर देन विच इनकम? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना, नन ऑफ द मत लिखो, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी सारा डिस्कशन है, लेकिन वो डिस्कशन के लिए हम फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव ए नाइस डे।